नमस्कार। इस सत्र में स्वागत है। आज हम फुटबॉल की दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी के सफ़र को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम शायद ही किसी ने न सुना हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो आज फुटबॉल का पर्याय बन गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो संघर्ष से शिखर तक नाम के एक विस्तृत विवरण से ली गई है। तो यह हमें उनके जीवन, उनके करियर की पूरी कहानी बताती है जी। और हमारा इरादा, देखिए, सिर्फ उनके गोल या जीती हुई ट्रॉफियों की गिनती करना नहीं है। सही बात है। हम उन खास पड़ावों, उन मुश्किलों और उस अंदरूनी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पुर्तगाल के मडेरा द्वीप के एक साधारण परिवार के लड़के को दुनिया भर में एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। चलिए इस कहानी के अहम पहलुओं पर जरा गौर करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी है भी नहीं, ये कहानी है जबरदस्त इच्छा शक्ति की, त्याग की और हमेशा बेहतरीन बनने की एक कभी न खत्म होने वाली भूख की। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे उनके शुरुआती जीवन की मुश्किलों ने उनकी सोच और खेल को एक तरह से गढ़ा। तो शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। 5 फरवरी 1985, फुनशाल, मेडेरा, ये पुर्तगाल का एक द्वीप है। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी संघर्ष कर रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा। पिता जोसे डिनीस अविएरो एक स्थानीय फुटबॉल क्लब में किटमैन थे, मतलब खिलाड़ियों की जर्सी वगैरह का ध्यान रखते थे, और वो शराब की लत से भी जूझ रहे थे। जी, और माँ मारिया डोलोरेस, वो घर चलाने के लिए रसोइये और सफाई कर्मी का काम करती थी। पूरा परिवार, क्रिस्टियानो, उनके भाई बहन, वो एक ही छोटे से कमरे में रहते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये माहौल समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे बहुत सीमित साधनों के बावजूद आप कितने बड़े सपने देख सकते हैं। सही कहा। अक्सर ऐसी शुरुआती कठिनाइयां ही इंसान के इरादों को फौलादी बनाती हैं। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, पिता की शराब की लत का रोनाल्डो पर गहरा असर पड़ा था, जिसने शायद बाद में उन्हें खुद अनुशासन में रहने और इन सब आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। और फुटबॉल का कीड़ा तो कहते हैं बहुत जल्दी लग गया था। सिर्फ 8 साल की उम्र में वे स्थानीय क्लब अंडोरिना से जुड़ गए। हाँ, जहां उनके पिता काम करते थे। वहीं पर इससे उन्हें रोज खेलने का मौका मिला। उनकी रफ्तार और बॉल पर कंट्रोल कमाल का था बचपन से ही। जल्द ही वे मडेरा के बड़े क्लब नेशनल में चले गए। जी। फिर आया एक बहुत बड़ा फैसला, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें अपना घर, अपना द्वीप सब छोड़कर अकेले पुर्तगाल की मुख्य भूमि पर लिस्बन जाना पड़ा। स्पोर्टिंग क्लब की मशहूर एकेडमी में शामिल होने के लिए सोचिए जरा। हाँ, कल्पना कीजिए, एक 12 साल का बच्चा अकेला जा रहा है, उसकी माँ की आंखों में आंसू हैं। ये शायद वो पहला बड़ा त्याग था जिसने उनके करियर की नींव रखी। हाँ, और लिस्बन पहुंचना उनके लिए एक बिल्कुल नई, एक अलग ही दुनिया थी। स्पोर्टिंग एकेडमी में कोच उनकी स्पीड, टेक्निक और सबसे बढ़कर उनके जुनून और मेहनत करने की लगन से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन एडजस्ट करना आसान नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। नई जगह पे ढलना मुश्किल था। उनका वो मडेरा का खास लहजा, और उस वक्त वो काफी दुबले पतले भी थे, तो कुछ साथी खिलाड़ी उन्हें तंग करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। यहीं पर उनकी मानसिकता की पहली झलक मिलती है, मुझे लगता है। हाँ, उन्होंने इस मजाक या तानों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसे उन्होंने और ज्यादा और कड़ी मेहनत करने की वजह बना लिया, जैसे कि वो साबित करना चाहते हो कि वे कितने काबिल हैं। बिल्कुल सही। ये दौर उनके अंदर के लचीलेपन को, यानी मुश्किलों से लड़कर और मजबूत होने की जो क्षमता होती है, उसको घड़ने वाला था। उन्होंने नकारात्मक बातों को अपनी ऊर्जा बना लिया, और इसका असर भी दिखा, जबरदस्त तरीके से। हाँ, अविश्वसनीय तेजी से वे सीखे और आगे बढ़े। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वे स्पोर्टिंग की सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करने लगे थे। 16 साल में? हाँ, और 17 की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला, और जल्दी में अपने कमाल के ड्रिबलिंग स्किल्स और गोल करने की क्षमता से पूरे पुर्तगाल में चर्चा का विषय बन गए थे। और फिर आया साल 2003, वो मैच जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच। बिल्कुल। स्पोर्टिंग लिस्बन का मुकाबला हुआ इंग्लैंड के सबसे बड़े क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड से। एक दोस्ताना मैच था। उस मैच में 18 साल के रोनाल्डो ने ऐसा खेल दिखाया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े-बड़े खिलाड़ी वो दंग रह गए। कहते हैं मैच के बाद उन्होंने अपने मैनेजर महान सर एलेक्स फर्ग्यूसन से जाकर कहा, बॉस,
हमें इस लड़के को खरीदना ही होगा। हाँ, ऐसी कहानियां हैं। और फर्ग्यूसन, जो टैलेंट पहचानने में माहिर माने जाते थे, उन्होंने खिलाड़ियों की बात सुनी, रोनाल्डो के खेल को परखा, और नतीजा ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें 12.24 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया, जो उस वक्त किसी भी किशोर खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड रकम थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक में पहुंच गए थे। कमाल था। इतना ही नहीं, उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो मशहूर नंबर 7 जर्सी दी गई। ये कोई आम जर्सी नहीं थी। इससे पहले जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना, डेविड बेकम जैसे क्लब के महान खिलाड़ी पहन चुके थे। हाँ, वो आइकॉनिक जर्सी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं। और शुरुआत में इंग्लैंड में उनकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने उन्हें शो वोटर कहा, मतलब सिर्फ दिखावा करने वाला खिलाड़ी, जो गैर जरूरी ड्रिबलिंग, वो स्टेप ओवर बहुत करता है। हाँ, ये शुरुआत में हुआ था। लेकिन यहाँ सर एलेक्स फर्गसन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने रोनाल्डो पर भरोसा दिखाया, उन्हें एक पिता की तरह संभाला, गाइड किया। उन्होंने समझाया होगा कि सिर्फ स्किल ही काफी नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने रोनाल्डो को समझाया कि खेल में अनुशासन कितना जरूरी है, टीम के लिए खेलना कितना जरूरी है, और सही समय पर सही फैसला लेना, ये सब सिखाया। फर्गसन की देखरेख में रोनाल्डो का खेल बदला। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखा। वे सिर्फ एक कलाबाज ड्रिबलर नहीं रहे, बल्कि एक खतरनाक और असरदार विंगर बन गए, जो गोल भी करता था और असिस्ट भी करता था। और फिर 2003 से 2009 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका सफर जबरदस्त रहा। वे एक प्रतिभाशाली युवा से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। सही। इस दौरान उन्होंने टीम के साथ 3 प्रीमियर लीग खिताब जीते, जो इंग्लैंड की टॉप लीग है, एक FA कप जीता, और सबसे बड़ी बात, 2008 में UFA चैंपियंस लीग जीती, जो यूरोप के क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और उसी साल 2008 में उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन का इनाम मिला, जब उन्हें अपना पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। हाँ, इसका मतलब था कि उन्हें उस साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। ये वो पल था जिसने पक्के तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें मंच दिया, और उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सचमुच दुनिया जीत ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2009 में फुटबॉल की दुनिया में ट्रांसफर का एक नया इतिहास रचा गया। वो रियल मैड्रिड वाला मूव। हाँ, स्पेन की दिग्गज क्लब रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को खरीदने के लिए लगभग 94 मिलियन यूरो या 80 मिलियन पाउंड्स कहें, उसकी रकम खर्च की, जो उस समय दुनिया की सबसे महंगी ट्रांसफर फीस थी। रियल मैड्रिड, जिन्हें गैलेक्टिकोस यानी सितारों की महफिल कहा जाता था, वहां उम्मीदें तो आसमान पर थीं। और रियल मैड्रिड जाकर रोनाल्डो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए। सही मायनों में एक गोल मशीन बन गए वो वहां। 9 साल तक वो मैड्रिड में रहे, और इस दौरान उन्होंने क्लब के लिए खेलने के तरीकों को ही बदल दिया। और स्पेनिश लीग ला लीगा में उनकी वो प्रतिद्वंदिता बार्सिलोना के लियोनेल मेसी के साथ। ओहो, वो तो खैर फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार और शायद सबसे बड़ी व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता मानी जाती है। ऐसा लगता था मानो हर वीकेंड ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती दे रहे हों। हाँ, बिल्कुल। अगर एक ने हैट्रिक मारी तो दूसरा अगले मैच में 4 गोल कर देता था। उन्होंने एक दूसरे को लगातार अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इस दौर 2009-2018 का महत्व सिर्फ गोलों की संख्या में नहीं है, हाँ ना, बल्कि उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता में है। बिल्कुल। जरा सोचिए, रियल मैड्रिड के लिए 438 मैचों में 450 गोल, ये किसी भी बड़े क्लब के लिए अविश्वसनीय आंकड़े हैं, और ये आज भी रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड है। और टीम के साथ 4 और चैंपियंस लीग खिताब। हाँ, जिसमें लगातार 3 खिताब शामिल थे। ये भी एक रिकॉर्ड था। 2 ला लीगा खिताब जीते, और व्यक्तिगत रूप से 4 और बैलन डी'ओर अपने नाम किए। तो कुल 5 हो गए उनके। जी, वे न सिर्फ रियल मैड्रिड के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बने, बल्कि क्लब के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बन गए। इसी दौर में CR7 एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ। यह सिर्फ फुटबॉल जर्सी का नंबर नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टाइल, फिटनेस, सफलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। उनका प्रभाव मैदान के बाहर भी उतना ही बढ़ गया था। बिल्कुल। और यहाँ ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि मेसी के साथ उस तीव्र प्रतिद्वंदिता ने दोनों खिलाड़ियों को किस हद तक प्रेरित किया होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। शायद वे एक दूसरे के बिना उतने महान नहीं बन पाते जितने वे साथ खेलते हुए बने। इसने फुटबॉल के स्तर को ही ऊपर उठा दिया था। फिर 2018 में जब रोनाल्डो 33 साल के थे,
एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर फॉरवर्ड खिलाड़ी अपने करियर के ढलान पर माने जाते हैं। हाँ, आमतौर पे यही होता है। उन्होंने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। हाँ, उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़कर इटली के चैंपियन क्लब जुवेंटस में जाने का फैसला किया, और वो भी लगभग 100 मिलियन यूरोस की भारी भरकम फीस पर। हाँ, ये भी एक चौंकाने वाला कदम था। कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या वे इटली की रक्षात्मक मानी जाने वाली लीग सीरी ए में भी उतने ही सफल हो पाएंगे? और उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया अपने प्रदर्शन से। बिल्कुल। जुवेंटस में रहते हुए उन्होंने लगातार 2 साल सीरी ए का खिताब जीता। 3 सीजन में उन्होंने 134 मैच खेले और 101 गोल किए। 101 गोल इटली में भी? हाँ, उन्होंने साबित किया कि वे किसी भी लीग, किसी भी माहौल में ढल सकते हैं और गोल करना जारी रख सकते हैं। ये उनकी अनुकूलन क्षमता और फिटनेस का एक और प्रमाण था। हालांकि वे जुवेंटस के साथ चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, जिसकी शायद सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहां। हाँ, वो एक कसक रह गई शायद। फिर भी इटली में उनका कार्यकाल सफल माना जाता है। उन्होंने सीरी ए को भी दुनिया भर में और ज्यादा लोकप्रिय बनाया। सही बात है। उनका जुवेंटस जाना उनकी खेल में लंबी उम्र, जिसे लॉन्जेविटी कहते हैं, उसका एक और सबूत था। ये दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ भी वो टॉप लेवल पर खेलने और गोल करने में सक्षम थे, और ये उनकी असाधारण फिटनेस और प्रोफेशनल रवैये के बिना मुमकिन नहीं था। फिर 2021 में एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 12 साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस लौट आए। हाँ, वो वापसी बहुत भावनात्मक थी फैंस के लिए। बिल्कुल। और अपने दूसरे डेब्यू मैच में ही उन्होंने 2 गोल करके शुरुआत भी शानदार की। उस सीजन में टीम भले ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन रोनाल्डो क्लब के टॉप स्कोरर रहे। जी। हालांकि ये दूसरी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। क्लब के मैनेजमेंट और नए मैनेजर के साथ उनके मतभेद वो बढ़ते गए। हाँ, खबरें आने लगी थीं। और जो 2022 के अंत में एक विवादास्पद इंटरव्यू के बाद खुलकर सामने आ गए, इसके बाद आपसी सहमति से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। और फिर आया एक और अप्रत्याशित मोड़। जनवरी 2023 में उन्होंने यूरोप छोड़कर सऊदी अरब के क्लब अल नासिर को ज्वाइन कर लिया। इस कदम ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हाँ, काफी बहस हुई इस पर। आलोचकों ने कहा कि यह सिर्फ पैसे के लिए उठाया गया कदम था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी सैलरी ऑफर की गई थी। जी। वहीं रोनाल्डो और उनके समर्थकों का कहना था कि ये एक नई चुनौती है और वे एशियाई फुटबॉल को बढ़ावा देने और वहां की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने में मदद करना चाहते हैं। खैर, सच चाहे जो भी हो, उनके जाने का असर तुरंत दिखा। हाँ, बिल्कुल। सऊदी लीग पर दुनिया भर की नजरें टिक गईं, और बाद में हमने देखा करीम बेंजेमा, नेमार जैसे कई और बड़े सितारों ने भी सऊदी अरब और मध्य पूर्व की दूसरी लीगों का रुख किया। वे एक तरह से वहां फुटबॉल के नए युग के पोस्टर बॉय बन गए। तो ये तो हुई क्लब फुटबॉल की बात, लेकिन इस शानदार यात्रा के साथ साथ अपने देश पुर्तगाल के लिए खेलना हमेशा रोनाल्डो के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। हाँ, ये उनके लिए गर्व की बात रही है हमेशा। उन्होंने 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था। तब से लेकर आज तक वे पुर्तगाल के सबसे महान खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर में उतार चढ़ाव दोनों रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। 2004 में यूरो कप के फाइनल में अपनी ही धरती पर ग्रीस से हारना, और उसके बाद युवा रोनाल्डो के आंसू शायद ही कोई भूला हो। वो तस्वीरें याद हैं। जी। 2006 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा पल आया 2016 में। हाँ, यूरो 2016 फ्रांस में हुए उस टूर्नामेंट में रोनाल्डो पुर्तगाल के कप्तान थे। उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन फाइनल मैच में फ्रांस के खिलाफ वे शुरुआत में ही चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए। ऐसा लगा कि पुर्तगाल का सपना टूट जाएगा, पर इसके बाद जो हुआ वो उनकी लीडरशिप का सबूत था। हाँ, वो कमाल था। वे दर्द के बावजूद साइडलाइन पर खड़े होकर एक कोच की तरह टीम का हौसला बढ़ाते रहे, चिल्लाते रहे, निर्देश देते रहे। और पुर्तगाल ने वो फाइनल जीतकर अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। वो वाकई एक यादगार लम्हा था। सही में। इसके बाद 2019 में उन्होंने पुर्तगाल के साथ यूईएफए नेशंस लीग का पहला संस्करण भी जीता, और व्यक्तिगत तौर पर वे पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 120 से भी ज्यादा गोल। हाँ, 120 से भी ज्यादा। ये रिकॉर्ड उनकी महानता को और पुख्ता करता है और उन्हें सिर्फ क्लब लेजेंड नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय हीरो का दर्जा देता है। अब अगर उनके खेल के अंदाज और फिटनेस की बात करें, तो क्या चीजें हैं जो उन्हें इतना खास बनाती हैं? उनकी वो अविश्वसनीय स्पीड और फिजिकल ताकत जो इस उम्र में भी कायम है। हाँ, ये हैरान करने वाली बात है।
हवा में उछलकर हेडर से गोल करने की उनकी क्षमता शायद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उनकी वो पावरफुल फ्री किक और पेनल्टी लेने की कला। बिल्कुल। लेकिन इन सब से ऊपर है उनकी वर्क एथिक, मतलब काम करने की लगन। हाँ, ये बात तो सब कहते हैं। ये बात मशहूर है कि वे ट्रेनिंग पर सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। वे अपनी डाइट को लेकर बेहद सख्त हैं, नींद और रिकवरी का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने शरीर को वे एक मशीन की तरह मानते हैं शायद। हाँ, और उसकी देखभाल भी वैसे ही करते हैं। दुनिया भर के युवा एथलीट उनसे प्रेरणा लेते हैं। यही अनुशासन और समर्पण उनकी इतनी लंबी और सफल करियर का शायद सबसे बड़ा राज है। फुटबॉल के मैदान से बाहर भी रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नाम है। CR7 ब्रांड, उसके तहत उनके कपड़ों, परफ्यूम, जूतों से लेकर होटल और जिम तक का कारोबार है। जी, और सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर वे दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से हैं। करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके। तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों और इन व्यवसायों से भी आता है। हाँ बिल्कुल। निजी जिंदगी में जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, वे अपनी माँ के बेहद करीब हैं और एक फैमिली मैन माने जाते हैं। वे अक्सर अपनी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज और अपने बच्चों के साथ समय बिताते हुए देखे जाते हैं। एक बात जिसका जिक्र बार बार आता है वो है उनके पिता की 1994 में मृत्यु, शराब से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण। हाँ, और रोनाल्डो ने खुद कहा है कि इस घटना ने उन्हें जीवन में अनुशासन और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया। तो मदेरा के एक छोटे से घर से निकलकर दुनिया के सबसे मशहूर और सफल फुटबॉलरों में से एक बनने तक का ये सफर वाकई असाधारण है। हमने देखा कि कैसे टैलेंट के साथ साथ जबरदस्त मेहनत, त्याग, अनुशासन और कभी हार न मानने वाली सोच ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। सही कहा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि शिखर पे पहुंचना एक बात है, लेकिन सालों तक वहीं टिके रहना, लगातार खुद को साबित करते रहना, ये बिल्कुल अलग चुनौती है जिसे रोनाल्डो ने बार बार पार किया है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर श्रोता भी विचार कर सकते हैं। रोनाल्डो की कहानी को जानने के बाद किसी भी इंसान के लिए अपनी क्षमताओं की हद को लगातार चुनौती देने का क्या मतलब है, खासकर तब जब दुनिया मान ले कि आपका सर्वश्रेष्ठ दौर शायद पीछे छूट गया है। एक गहरा सवाल है। शायद यही न रुकने वाला जज्बा ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। इस दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं।